इकोसिस्टम इन ब्लॉगिंग अगले कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे केस स्टडीज दूंगा जिसके थ्रू हो सकता है कि आपके दिमाग में ब्लॉगिंग के नाम का एक और नया चैप्टर, एक और नया अध्याय शुरू हो जाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपसे बस 2 सवाल है। आप लोग मुझे पहले बताइए कि क्या ब्लॉगिंग को आप एज ए पैशन ब्लॉगिंग कर रहे हो, यानी कि एज ए पैशन लिए हो या फिर एज ए बिजनेस लिए हो। अगर आप एज ए पैशन लेके चल रहे हो देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस के तरीके से सोचते हो देन ऑफ कोर्स ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो बाकी सारे लोग अभी जा सकते हैं इस वीडियो के साथ। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कुछ नाम लेना ब्लॉगर्स का, तो मैक्सिमम ऑफ द लोग यहाँ पर जो है नाम लेंगे अमित अग्रवाल का, हर्ष अग्रवाल, अमित भाई और कुलवंत नागी, इवन और भी कई सारे ब्लॉगर, इवन मेरा भी नाम ले सकते हो, ये भी हो सकता है। और अगर आपके मन में भी सेम इसी टाइप के कुछ नेम्स आ रहे होंगे देन आपको थोड़ा बहुत ये मिथ को समझा लेना चाहिए पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले। ब्लॉगर आप उसी को मान रहे हो जो आपको ब्लॉगिंग सिखा रहा है करना। इट मीन जैसे मैं यूट्यूब के थ्रू वीडियोस डाल के आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई ब्लॉगिंग किस तरीके से होता है, क्या कुछ, तो इस हिसाब से आप मुझे ब्लॉगर मानोगे या फिर किसी और यूट्यूबर को ब्लॉगर मानोगे। लेकिन क्या सिर्फ यही लोग ब्लॉगर्स है? नो, मैं मानता हूं 100 में से सिर्फ 5% ही इस टाइप के ब्लॉगर्स लोग हैं। बाकी 95% लोगों के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है, इसलिए वो ब्लॉगर कहलाता ही नहीं। और इसलिए मैंने उन ब्लॉगर्स को नाम दिया था अंडरग्राउंड ब्लॉगर। चलो 2 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते। वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम इन ब्लॉगिंग। ये चीज समझने के लिए आपको विवेक बिंद्रा जी का वो बात याद करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस में कैसे इकोसिस्टम क्रिएट करोगे। इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोबारा बोलता हूं, इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, जीव जीवस्य जीवनम, पिछले वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ये 3 तरह के लोग मिल करके गूगल पे निर्भर हो गए और ये बन गया गूगल का एक बड़ा इकोसिस्टम। अब सब जगह गूगल 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 गूगल, एंड्रॉइड 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 एंड्रॉइड, ये बन गया एक इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। नोकिया वो नहीं कर पाया। अब ना केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर भी, डेवलपर, एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग, सर्च, सोशल एप्लीकेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विस, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, सब कुछ एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में बढ़ता चला गया। चलो ये तो गया था एग्जांपल। अब क्या मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूं कि इकोसिस्टम ब्लॉगिंग के अंदर हो सकता है या नहीं? आप लोगों का आंसर जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप लोगों के मन में आंसर नहीं आ रहा है तो चलो इस केस स्टडी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे नेटवर्क ऑफ वेबसाइट रखने जा रहा हूँ जहाँ पर इकोसिस्टम किसको कहते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। वेबसाइट में इमेज के इश्यू के जो मेन फैक्टर है वो है इमेज के साइज को कम करना एंड उसकी क्वालिटी को भी खराब ना होने देना। एंड उस हिसाब से जो मुझे सबसे बेस्ट टूल लगता था आजकल के टाइम पे या फिर बहुत पहले से ही मैं यूज कर रहा हूं वो है PNG कंप्रेसर या फिर JPG कंप्रेसर का कोई भी ऑनलाइन टूल। लेकिन ऑनलाइन टूल तो भाई बहुत सारे मौजूद हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही पहले मतलब करीबन 3-4 साल पहले एक वेबसाइट मिल गया था, compressPNG.com और compressJPG.com, compressPDF.com, compressSVJ.com और compressGIF.com। ठीक है, ये सब अलग अलग वेबसाइट थे लेकिन बंदा था एक ही, थीम था एक ही, वेबसाइट था एक ही। बस इसने क्या किया, यहाँ पर माइक्रोनिश के सहारा लिया और हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक वेबसाइट बनाता गया एंड उनको एक दूसरे के साथ लिंक करता गया। अभी आप लोग डेस्कटॉप में यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कंप्रेस PNG जैसे ही यहाँ पर सर्च किया तो ये वेबसाइट सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते JPG है, अभी PNG फिलहाल के लिए मैं PNG के वेबसाइट पे हूँ, जहाँ पर अगर मैं कोई सा भी PNG इमेज अपलोड करता तो ये साथ ही साथ तुरंत उसको कॉम्प्रेस करके जो छोटा साइज में मुझे भेज देता है डाउनलोड करने के लिए। चलो यहाँ पर देख सकते compressPNG.com है। अब इसको मैं जैसे JPG पे क्लिक करता हूँ बिकॉज मेरे पास JPG इमेज है, तो साथ ही साथ देखो जैसे इस पे क्लिक करते हो तो compressJPG.com पे चला जाता है। चलो मेरे पास PDF है तो PDF पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर shrinkpdf.com चला आता है। या फिर तो मुझे GIF इमेजेस को कन्वर्ट करना है यानी कि उसको कंप्रेस करना है तो यहाँ पर GIFcompressor.com आ जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मौजूद है। अब ये सिर्फ 5 ही टूल्स की बात की। जैसे मैंने GIF में आया तो यहाँ पर देखो GIF to MP4, GIF to PNG, PNG to GIF। इसका मतलब पहले तक कंप्रेसर अब ये फाइल्स कन्वर्ट करने की वेबसाइट्स बनाने लग गया।
यहाँ पर सिंपली अगर मैं GIF to MP4 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो GIF to MP4.com खुल गया है। हर एक वेबसाइट में इसने जो है एक एक डोमेन लेके रखा है, सारे वेबसाइट्स में एडसेंस अप्रूव्ड हैं। और सिर्फ यही नहीं, यही इनका वेबसाइट नहीं है, अगर मैं आगे भी जाता हूं तो ऐसे करते करते यहाँ पर देख सकते PDF to doc, PDF to docx, PDF to text, PDF to JPG। और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ SVG की बात करूँ, यानी कि जो आइकन होते हैं SVG to PNG, SVG to JPG, PDF to SVG, SVG to PDF, ESP to SPG, EPS to PNG, SVG ऑप्टिमाइजर और ऐसे कई सारे वेबसाइट्स। मैं लास्ट 2 दिन से इस पूरे एंटायर नेटवर्क पे रिसर्च कर रहा हूँ और अभी तक मुझे नए नए वेबसाइट मिले जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। शायद 200 से 300 से ज़्यादा वेबसाइट जो मैंने इनका ढूंढ लिया है, फिर भी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिकॉज दुनिया में इतने सारे फाइल्स एंड उनके फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं कि इस बंदे ने सारे फॉर्मेट्स में डोमेन लेके रखा है एंड सभी में सेम टूल को यूज़ करते हुए इसने एक बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया है। आपको PNG कंप्रेस करना है, हमारे वेबसाइट पे आ जाओ। साथ ही साथ आपको JPG कंप्रेस करना है, डेफिनेटली उसके साइड में ही ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो तो वो आ जाएगा। तो ये एक तरीके से साइट ऑफ नेटवर्क जो यहाँ पर बनाया गया है 300 से 400 वेबसाइट का अप्रॉक्स। अब मैं आप लोगों को बेनिफिट शेयर करता हूँ। इन सब वेबसाइट का बेनिफिट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ए नॉर्मल ब्लॉगिंग। एक्चुअल में जो पैसिव इनकम आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप उस चीज़ को सुन के ही ब्लॉगिंग में आए होंगे, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि सिर्फ जो हम नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं उसके थ्रू उसके थ्रू ना एक्चुअल वाला वो पैसिव इनकम नहीं आ पाता। एक वेबसाइट में अगर हम रेगुलर अपडेट ना करते रहे तो वो वेबसाइट कहीं ना कहीं 1 महीने 1 साल बाद जाके जो है वो आउटरैंक होना स्टार्ट हो जाता है, तब हमारा इनकम भी जो है बहुत ही लो हो जाता है। Am I right? बिल्कुल राइट, बिकॉज यही होता है। और ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस हमें आर्टिकल पे आर्टिकल डालना है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करना है। ब्लॉगिंग का मतलब इस जैसे साइट नेटवर्क भी होता है। ये जो वेबसाइट ओनर है ये भी एक ब्लॉगर है और इसने भी कुछ नया इन्वेंट किया है। तो पहला चीज तो हमने जान लिया कि भाई हाँ पैसिव इनकम यहाँ पर हो रहा है। दूसरा चीज जान लेते इससे क्या बेनिफिट है। इस टाइप के वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार काम करना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं। आपने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना लिया किसी डेवलपर को हायर करके एंड उसको एक डोमेन पे जो है अटैच करके आप अपलोड कर दिए अपने वेबसाइट को, दैट्स इट। इसमें ना ही कुछ तगड़ा एसईओ करना होता है, बिकॉज ये टाइम के साथ साथ जो है ये रैंक करना स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है मैं वो आगे जाके भी आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। तो बेसिकली इस टाइप के वेबसाइट इन्वेस्टमेंट करना होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं, उसमें हमने पता नहीं हजारों आर्टिकल्स लिखना पड़ता है, तब जाके जो है हमें कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस टाइप के वेबसाइट के ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा चीज की बात करूं तो यहां पर आपको जो है ट्रैफिक बहुत ही जबरदस्त मिलता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका सर्चेस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में इसका कंटेंट है, सिर्फ यूएसए में ही, सिर्फ कनाडा में, सिर्फ ब्राजील में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है ये सर्चेस होता है। और इस तरीके की सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है, सिंपली आप freelancer.in पे पोस्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारे डेवलपर्स मिल जाएंगे जो 2-2 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार के अंदर आपको पूरा एंटायर वेबसाइट बना के दे देगा। एंड इस टाइप के वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल के लिए भी कोई इश्यू नहीं होता। तो ये था टोटल एक पैसिव इनकम। इसको एक तरीके से YouTube में और एक तरीके से जाना जाता है जिसको बोलते हैं टूल्स वेबसाइट। बट यहाँ पर मैं उस टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लव कैलकुलेटर और ये सब फलाना ढिमकाना विशिंग स्क्रिप्ट वगैरह, बिकॉज ये सब बहुत ही ओल्ड स्कूल वाला मेथड है, ठीक है। और ये सारे न्यू स्कूल वाला मेथड है। ये वेबसाइट आई थिंक 2016, 13, 14 के बाद से चलता आ रहा है। और इस बंदे ने देखा जैसे ही मेरे ये वेबसाइट चल रहा है, साथ ही साथ इसने क्या किया, 2017 के बाद से कम इसने सारे फॉर्मेट्स में जो है डोमेन खरीद लिए, जिसमें कंप्रेसर हो सकते हैं उसमें कंप्रेसर, जिसमें कन्वर्ट हो सकते हैं उसका कन्वर्टर, और ये सारे कुछ कर दिए। लेकिन यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यही वेबसाइट सभी जगह पर रैंक क्यों कर रहा है? क्या इसने कोई तगड़ा एसईओ किया है? क्या इसने सारे वेबसाइट को एक दूसरे के साथ इंटरनेट लिंकिंग किया है इसीलिए हो रहा है? एक्चुअल में रीजन क्या है? तो देखो रीजन सिंपल सा है। आप लोग एक और बार विवेक बिंद्रा जी को याद करो, एंड वो ऑलवेज बोलते हैं क्रिएट ए प्रोडक्ट दैट मेक्स वैल्यू दैट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ यूजर्स, कंज्यूमर्स। ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार करो, ऐसा कोई चीज तैयार करो जिसके थ्रू लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो।
और ऑब्वियसली ये जो नेटवर्क ऑफ साइट्स है ये सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। किसी को इमेज को कंप्रेस करना है तो सिंपली ये सॉफ्टवेयर कंप्रेस करके दे देता है। किसी को इमेज को कन्वर्ट करना है MP3, MP4 या फिर वीडियो ऑडियो कुछ भी कन्वर्ट करना है तो ये वेबसाइट कन्वर्ट करके दे देता है। दैट्स इट, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से ये 1-2 साल के अंदर सारे जगह पर टॉप पे रैंक कर रहा है और कुछ भी नहीं। नाउ गाइस, केस स्टडी टोटली क्लोज होता है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि इस केस स्टडी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला। खैर आप लोग अगर नहीं बताना चाहते हैं मैं ही बता देता हूं। अब आप लोग सारे जाएंगे कहां पर, freelancer.in पर, फाइबर पे और फेसबुक ग्रुप्स और पता नहीं फलाना निकाना कहीं पर भी जहां से आपको एक डेवलपर मिल सके। डेवलपर मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सिंपल उसको ये वाला वेबसाइट दिखाएंगे और बोलेंगे कि हमें भाई बिल्कुल डिट्टो ऐसा वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद अपना एक डोमेन लेंगे एंड उसके ऊपर आप ये वेबसाइट बना देंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ये केस स्टडीज मैंने इसलिए नहीं बना है ताकि आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम करना है। ये जस्ट एक आइडिया था, एक कंसेप्ट था। क्या इस कंसेप्ट को आप दूसरे निशों पे अप्लाई कर सकते, ये चीज बताने के लिए वीडियो था। YouTube में लिरिक्स के ऊपर और जॉब्स वेबसाइट के ऊपर वीडियोस भरे पड़े हुए हैं एंड आप लोगों को पता भी है कि आजकल के टाइम पे हर एक ब्लॉगर के पास जॉब वेबसाइट और लिरिक वेबसाइट है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। केस स्टडीज का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केस स्टडीज से आप लोगों को बस सीखना है, कंसेप्ट लेना है एंड उसको मॉडिफाई करना है, उसको और इम्प्रूव करना है एंड अपने जो नीश है उस पर आपको टारगेट करना है। तो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल जितना जा सकते हैं हम उतना गहरे तक गए एंड उसके बाद जो इसको एंटायरली कनेक्टेड कर दिया, एक नेटवर्क, एक इकोसिस्टम बना दिया। अगर अब भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो साउथ इंडिया की मूवी की वीडियो आप लोग थोड़ा सा देख लो। पीली दाल में कंकड़ पत्थर, नमक में डालते हैं चूना, काली मिर्ची में पपीते के बीज, मिर्च पाउडर में लाल पाउडर, मिल्क पाउडर में मैदा का आटा और आइसक्रीम में चावल का आटा, घी में डालडा, मक्खन में आटा, इन सब में मिलावट कर देता हूँ ये मैं। खाकर लोगों की हेल्थ खराब होगी ना। अरे तो बढ़िया है ना, हमारे हॉस्पिटल में तो आएंगे, उधर की मेडिसिन में भी केमिकल्स मिला देते हैं। व्हीकल्स खराब होती होंगी। ये भी तो बढ़िया है ना, हमारे गैराज में तो आएंगे वो पुराने पार्ट्स को साफ करके उन्हें नया बना के वापस भेज देंगे। और क्या, अरे ये सब एक चेन है छोटे। ये चेन मेंटेन करने के लिए बहुत यूनिट्स चाहिए। इनको सेटअप कहाँ किया है? इतना पर्सनल सवाल नहीं पूछते। एंड नाउ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक कहीं पर भी जाओ आना तो पड़ेगा मेरे पास ही, मेरे ही वेबसाइट्स पे। तो गाइस ये था कंप्लीट एक केस स्टडी। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये कैसा लगा यार। कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार कि इस चीज से आपको कितना सीखने को मिला और इससे क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा मिला, क्या एक नया चैप्टर आपके दिमाग में खुला। इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।